नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। और तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें मतलब सब्सक्राइब करें यानी कि सब्सक्राइब बटन जाके दबाएं। और मैं बार-बार सब्सक्रिप्शन के इसलिए कहता हूँ कि देखिए, हम आपसे किसी तरह का और तो कुछ माँगते नहीं। इतना सा 2 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो भाई हमारी रीच बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना आप? यूट्यूब वाले जो हैं वैसे ही राइट विंग वालों की ऐसी-तैसी करते रहते हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग मदद करें, तो हम भी कुछ आगे बढ़ सकें। जी, अनुपम जी, स्वागत है आपका। राम राम से। और हम ये देख-देख के हैरान हैं, परेशान नहीं हैं, हैरान हैं कि अखिलेश यादव जी जो हैं, वो भाजपा के एक मुख्यमंत्री के बचाव में खड़े हो गए। और कह रहे हैं कि साहब कि मोहन यादव के पीछे लोग इसलिए पड़े हैं कि वो ओबीसी हैं, बीजेपी के इंटरनल ही सारा का सारा सैबोटाज हुआ है, और योगी आदित्यनाथ की 600 एकड़ ज़मीन है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, और इनकी 300 एकड़ ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं। जी। कुछ दिन पहले ये शिवपाल यादव के पीछे क्यों पड़े थे? मुझे नहीं पता, वो और या हमको शिव बताइए आप। और हमें और तो या शिवपाल और यादव। या और या शिवपाल यादव अखिलेश के यादव के पीछे क्यों पड़े थे? तो ये विद्वानों में मतभेद होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक ओवैसी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। अच्छा। और हाँ, ओवैसी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। लेट मी रीड इट आउट टू यू। उन्होंने बड़ा शानदार और मैंने उसको कहा है कि ये आने वाले दिनों की तस्वीर है। ये बता रहा है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो कैसा होगा और किस तरह का होगा। तो मैंने उस पर पोस्ट भी किया है, और उन्होंने उसमें लिखा है कि मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में। और दूसरा उसमें उन्होंने कहा है, सपा का समाजवाद असल में यादव समाजवाद है। उनका तो नाम ही बदल दिया है लोगों ने उनकी पार्टी का, वो यादव समाज पार्टी कहते हैं उसको, समाजवाद पार्टी की वजह। हाँ, लोग कह रहे हैं अगर अखिलेश भैया फिल्म बनाएंगे तो यादव की बारात होगी। तो यादव समाज पार्टी। हाँ? तो हाँ, जबकि जबकि यादव जो है, जो असली यादव है, वो कह रहे हैं कि ये यदुवंशी है ही नहीं, ये तो फर्जी है। देखिए साहब, मेरा हमेशा से मानना है कि यादव सनातन की पहली रक्षा पंक्ति है। तथाकथित ओबीसीज में यादव, क्योंकि मैं यादव को ओबीसी नहीं मानता। मैं भी नहीं तो मानता ये तो, लेकिन पिछड़ा आप इनका क्या करोगे, अखिलेश यादव का और मोहन सुनिए, यादव तो का? वो पिछड़े, देखिए वो पिछड़े नहीं, यादव खुद भी अपने को पिछड़ा नहीं मानते। और वो एक आरक्षण वाली बात है, वरना वो भी खुद को पिछड़ा नहीं मानते। कुर्मी भी अपने को पिछड़ा नहीं मानते, जाट भी अपने को पिछड़ा नहीं मानते। लेकिन जब आरक्षण ले, ठीक है भाई, तो चलता है। मीणा अपने को ट्राइबल नहीं मानते, लेकिन एक आरक्षण का वो है, चलिए उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो दलितों में पासी, खटिक और ओबीसीज में यादव सनातन की पहली रक्षा पंक्ति है। मुझे मतलब इनके बगैर सनातन अधूरा है, मैं यहां तक कहता हूं। अब ये एक दुर्भाग्य है कि पिछले 35 सालों में, 1990 ऑनवर्ड्स, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव ने यादवों के एक बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े तबके को अपने साथ कास्ट लाइंस पे कर लिया। चलिए ठीक है, वो भी राजनीति आगे पीछे होता रहेगा, देखा जाएगा। लेकिन जो ओवैसी एक बात कह रहा है कि भाई, दो एग्जाम्पल सामने आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा राम मंदिर में चोरी हुई है, जांच हो। और जैसे ही रामशंकर यादव का नाम आया, उन्होंने कहा जांच खत्म कर दिया जाए, जांच तो सनातन का अपमान है, लाइट बुझा दो, कैमरा बुझा दो, कैमरा बंद कर दो, चोर खुद ही जा रहा, सारा सामान वापस रख देगा। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश का 5 साल के बहुमत का मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहा है, मतलब कभी अनइमेजिनेबल कि जांच मत करो। जिस आदमी ने जांच की डिमांड उठाई, रामशंकर यादव का नाम आते ही उन्होंने ऐसा कह दिया। दूसरे, जब एनकाउंटर्स होते हैं या फिर अपराधी पकड़े जाते हैं, उसको भी उस जात पे ले जाते हैं, और सिर्फ एक जात पे ले जाते हैं। अब वो मोहन यादव के लिए भी ऐसी बात कर रहे हैं। मोहन यादव पहले से चर्चा में हैं। मोहन यादव तब से चर्चा में हैं जब से वो उन्होंने एक भगवान राम के खिलाफ एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशंस को लेकर।
और उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान भी दिए थे, तब मोहन यादव तब से चर्चा में हैं। बाकी तो रही बात मोहन यादव की, तो मैं कल देख रहा था कि मुहर्रम में उज्जैन में महाकाल की नगरी में एक क्रेन पे मारुति वैन को टांग कर उसमें बम से विस्फोट करके मुहर्रम मनाया जा रहा है और हिंदुओं को मैसेज दिया जा रहा है। उसी उज्जैन में जहां पे मोहन यादव के ऊपर आरोप है कि साहब उन्होंने 150 प्लॉट खरीद डाले। तो आपकी प्राथमिकताएं कहाँ है भाई, कहाँ है आपकी प्राथमिकता, क्या कर रहे हैं आप? What are you doing? एमपी में अगला चुनाव एमवाई पे करेंगे वो मोहन यादव, ऐसा लग रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि आप सोचें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन पे बैन लगा दिया, शस्त्र प्रदर्शन पे, भाला और तलवार पे बैन लगा दिया। और मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल की नगरी में बम और विस्फोटक लगाए जा रहे हैं। तो वो किले की तोप से अजान की सलामी दी जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? द फैक्ट रिमेन्स कि भाई आपके प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ये सब मुख्यमंत्रियों को परफॉर्मेंस को लेकर बहुत दिनों से बहस हो रही है, बहुत दिनों से बहस हो रही है। अभी इसमें एक नया चीज आ गई है एक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझना चाहिए कि पिछले 12 साल में उनके ऊपर एक भी आरोप किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर नहीं लगा, फाइनेंशियल आरोप नहीं लगा। ये पहला है। दूसरा, बीजेपी को यह भी समझना चाहिए कि उनके पास एक एक करके 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला आरोप लगा है शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान पे, दूसरा आरोप लगा है मोहन यादव मुख्यमंत्री पे, तीसरा इन सब का बाप जो लगा है वो राम मंदिर में चोरी को लेकर लगा है। तो वो भारतीय जिसके लिए कहा जाता था कि 12 साल सत्ता में हो गए भाजपा को, घोटाले आज भी कांग्रेस के निकल रहे हैं। तो आपके साथ 3 मामले सामने आ गए। आपका चाल चरित्र चेहरा आप कहते थे अलग होगा, तो आपके सामने 3 बड़े मामले आ गए। इट इज बेटर कि बीजेपी शुड टेक स्टॉक। हालांकि कल जो ये हुआ है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के काम की प्रशंसा की है, उससे मुझे लगता तो नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान बदले जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हटाने से एक दिन पहले खट्टर की भी प्रशंसा की थी, तो इसलिए क्या और मंच से प्रशंसा की थी, कंधे पे हाथ रख के प्रशंसा की थी, और उसके अगले 24 घंटे में उन्होंने खट्टर को हटा दिया, इसलिए क्या ही कहा जाए। तीसरी बात, जो धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र हो ही गया है, तो एक बात जो मैं अपने चैनल घूमता आईना पे कह रहा हूं और हर जगह कह रहा हूं और यहां भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग इस संबंध में विचार करें। ये जितना पेपर लीक का मामला है, ये जितने शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मामले हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान के आने पर ही क्यों शुरू हुए? स्मृति ईरानी से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक कोई नहीं हुआ। प्रकाश जावड़ेकर कहते थे मैंने इतिहास की किताब में कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला। कितनी नाराजगी हुई लोगों की, बताइए कि आपको इसलिए हम लोग सत्ता में लेके आए कि आप कॉमा फुल स्टॉप ना बदलें। हकीकत ये है, और मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, बहुत पहले दे देना चाहिए था। चंपत राय को नैतिक, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो नैतिक वही होता है जो चाल चले तो चेहरा अलग बताते हैं, सुनिए। और चंपत राय को राम मंदिर में चोरी की बात साबित होते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसी तरह मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहता हूं पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। बट द पॉइंट कुछ और है। मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांगने वाला पहला आदमी हूं, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े कुशल प्रशासक हैं, बहुत अच्छे प्रशासक हैं, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के समय में, धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में इतिहास की किताबों में बदलाव हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के समय में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और 12वीं और नीचे कक्षा 5 तक की किताबों में आपने देखा है कि बदलाव, एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हुआ है। तो जब से ये एनसीईआरटी की किताब में मुगलों को उनका चेहरा दिखाया जाने लगा, जब से ये एनसीईआरटी की किताब में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ध्वस्त किया जाने लगा, जब से एनसीईआरटी की किताब में सिंधु वैली सभ्यता की एक कंटिन्यूटी दिखाई जाने लगी, तभी से ये पेपर लीक होने शुरू हुए। मेरा अपना मानना है कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पहले नहीं हुए, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान पिछले 12 साल में पहले शिक्षा मंत्री हुए हैं जिन्होंने इतिहास की किताबों में बदलाव किया है। क्योंकि इसके पहले तो प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग थे जो कहते थे कि हमने कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला। इसको समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। गुड डिफेंस जी,
गुड डिफेंस मैंने कहा, आप बिल्कुल No, एडवोकेट no, की no, तरह no, no, अच्छी you're है ना wrong. ये। You are wrong. You are wrong. It is not a defense. मैं धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर ही नहीं रहा हूं. If you call it a good defense, then you imply that I'm defending धर्मेंद्र प्रधान, which I am not. मैं धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर. भाई देखिए, सामने वाला तो चोरी करेगा ना. तुम चौकीदार हो, बार बार वही शेर दोहराता हूं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. बात यह है कि सामने वाला कर रहा है तो कर रहा है. धर्मेंद्र प्रधान को इंश्योर करना चाहिए था कि ऐसा ना हो, पर ऐसा अभी हो क्यों रहा है ये मैं बता रहा हूं. हाँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को तो कॉकरोचेस ने बचा लिया, राहुल गांधी ने हाँ, बचा लिया. मैं डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं. बाकी धर्मेंद्र प्रधान को कॉकरोचेस ने बचा लिया, कांग्रेस ने बचा लिया. धर्मेंद्र प्रधान पे जब आपने इतनी तरह से हमला किया, ये इसी तरह मोहन यादव को भी बचा लेंगे जिस तरह हमले कर रहे हैं, वो छोड़िए आप. लेकिन मोहन यादव को प्रधान, मुश्किल है, मोहन यादव को तो जाना ही पड़ेगा. मोहन यादव के साथ डायरेक्ट मध्य प्रदेश सरकार जुड़ी हुई है. मध्य प्रदेश सरकार गंवाना थोड़ी चाहेगी बीजेपी. और ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरे भारत सरकार, सारे प्रदेश जुड़े हैं. आप कैसी बात करें, यूजीसी का मामला पूरे देश में फैल गया था. धर्मेंद्र प्रधान के साथ सारी सरकारें जुड़ी हैं. बट द पॉइंट इज कि नरेंद्र मोदी के साथ एक ये है कि उनको लगता है कि मीडिया जो है, मीडिया मंत्री बनाएगा गिराएगा, ऐसा नहीं करने दूंगा. मीडिया मंत्री वैसे वो भारतीय जनता पार्टी फीडबैक ऑनर करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर फीडबैक का फायदा राहुल गांधी उठाना चाहे तो वो तो मुझे भी आपत्तिजनक लगेगा. राहुल गांधी कौन होते हैं आजकल? आप ये देखिए, आपकी बात को साबित कर दे रहा हूं. एक फीडबैक आता है कि वैष्णो देवी में सारे एडमिशन मुस्लिम बच्चों के हो गए, पर चूंकि उसमें राहुल गांधी बीच में नहीं कूदे, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मान्यता ही कैंसिल हो गई, टर्म शुरू होने के बाद भी कैंसिल हो गई. दूसरा फीडबैक आता है कि साहब वो राहुल गांधी और ये कॉकरोचेस इस्तीफा मांग रहे हैं, कह जाइए नहीं देंगे. तीसरा फीडबैक और भी है. तीसरा फीडबैक आप ये देखिए कि यूजीसी के मैटर का फीडबैक गया तो स्टे कैसे मिला था ये तो आपको पता ही होगा ना. बिल्कुल, सरकार ने स्टे में कोऑपरेट किया और उसी दिन मैंने लिखा था, ट्वीट किया था, लोग कह रहे थे नहीं है. उसी दिन मैंने 2 पोस्ट किए. जिस दिन यूजीसी आया उस दिन मेरा पोस्ट है और मेरा दावा है कि मैंने शायद सबसे पहले पोस्ट किया है कि ये नियम लागू नहीं हो सकता. इसलिए नहीं कि ये बुरा है, इसलिए नहीं कि ये बुरा है, इसलिए कि लागू होना संभव ही नहीं है, अनइम्प्लीमेंटेबल है, हो ही नहीं सकता. या सरकार वापस लेगी या कोर्ट. देखिए वो सही हुआ. दूसरा, जिस दिन कोर्ट ने स्टे किया मैंने उसी दिन कहा गया मामला ठंडे बस्ते में, और गया ठंडे बस्ते. वो है वो ठंडे बस्ते में. भाई सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होके अपोज नहीं कोऑपरेट किया. उन्होंने तो साफ साफ कहा कि साहब इसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा. अच्छा तो स्टे एग्जामिन करना पड़ेगा. और वो भी बड़े मतलब कोर्ट सिग्नल समझता है ना. नहीं साहब, एक बात और भी है, इसको समझिए. जैसे नहीं, एक बात और भी है. जैसे इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया तो मस्क ही तो बदला ना, नीचे का जो स्टाफ था अभी भी तमाम वही है. इसी तरह उसने तो होलसेल सैकिंग की थी. होलसेल सैकिंग के बाद भी बहुत लोग रह गए और वो नजर भी आया कई जगह. इसी तरह जब भारत सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बदल रहे हैं तो नीचे जो आपकी जमात है साहब, वो तो अभी बाय एंड लार्ज वही बैठी है ना. आपकी जमात तो अभी बाय एंड लार्ज वही बैठी है. आज भी भारत सरकार में जो आदमी सेक्रेटरी के पद पे है वो नेहरूवियन मॉडल में पढ़ के बड़ा हुआ है. अरे बिल्कुल. अरे मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ आपसे. आप बड़ी अच्छी बात कही आपने. हमारे ग्रुप में किस तरह से कोई बातचीत चल रही थी तो मैंने ऐसे ही एक कमेंट दिया क्योंकि फालतू की बातें कुछ कर रहे थे लेफ्टिस्ट टाइप की. मैंने कहा देन व्हाई इज दिस दैट इन दिस ग्रुप 95% posts come from leftists और लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स. तो जो भाई कर रहे थे उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन कि लुक वी वर बोर्न अंडर नेहरू. Precisely what I said. then we were educated under Indira Gandhi. Then we joined service under Rajiv Gandhi. तो उसके आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि then after joining service then we became ossified and did not grow from that point onwards. नहीं, जो उसके आगे वो कहना चाह रहे थे कि साहब
नाउ इन रिटायरमेंट वी आर वेटिंग फॉर राहुल गांधी। तो भाई ये आपने वो तो बता दिया, लेकिन ये 600 एकड़ जो योगी जी के ऊपर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, ये क्या है? अच्छा देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट्स बिल्कुल डेवलप नहीं है। डिफेमेशन कोई चीज ही नहीं रह गई। मैं तो साहब 103 मुकदमे लाऊं डिफेमेशन के। वो जगमोहन ने वो तुर्कमान गेट पे एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को, इंडियन एक्सप्रेस था, उसके ऊपर डिफेमेशन किया था। वो 30 साल हो गया जाके जब डिसाइड हुआ। तो डिफेमेशन इसी वजह से जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान का लड़का पनामा पेपर्स में जोड़ दिया, उसने मुकदमा कर दिया। राहुल गांधी ने तो जो डिफेंस लिया, तो कमाल का है, मेरा दावा है कि ये दुनिया के इतिहास में डिफेंस यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं कहना चाह रहा था रमन सिंह के लड़के को कह गया शिवराज सिंह के लड़के को, मैं कहना चाह रहा था। अब रमन सिंह करेंगे उनका, और मैंने कहा कि अब रमन सिंह का लड़का अभिषेक सिंह करेगा इन पर मुकदमा। तो उन्होंने कहा मैं कहना चाहता था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लड़का, कह गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का। कहना चाहता था रमन सिंह का अभिषेक सिंह, कह गया शिवराज सिंह का कार्तिकेय सिंह। तो ये ऐसा डिफेंस तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। तो ये तो एकदम बकवास बात। इसी तरह अब आप अखिलेश यादव को देख लिए, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। तो 600 एकड़ नहीं, 700 एकड़ नहीं, 6000 एकड़, जो भी आप समझ रहे, योगी के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है। योगी उस मठ के मुखिया हैं, और योगी का अपना कोई परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, बहन उनकी आज भी चाय बना रही है, आपने देखा। योगी एक मठ के मुखिया, और वो मठ सैकड़ों साल पुराना, अगर हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों साल पुराना है। तो साहब वो उस जमाने का मठ चला आ रहा है, तो उसके तो भाई नेपाल तक में मठ है, नेपाल तक में उसके मठ है। ये कौन सी बात है? कल आप कह देंगे कि वो शंकराचार्य जो बैठे हैं उनके पास कई हजार एकड़ जमीन है। अरे भाई मठ की जमीन है, मठ की जमीन है, वो योगी जमीन नहीं है। कल आप कह देंगे वो नरेंद्र मोदी के पास तो पूरा सेंट्रल विस्तार। अरे नहीं भाई, वो सरकारी जमीन है, पदेन है इन लोग वहां पे। बट ये एक बड़ी अजीब बात है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो कह दे रहा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, और एक बात और ध्यान रखिए, ये बात उन्होंने मोहन यादव के डिफेंस में कही। किन्होंने? अखिलेश ने। हाँ, अखिलेश यादव ने मोहन यादव की डिफेंस में कही। यस यस। तो साहब अब ये थोड़ा सा राम मंदिर वाली बात कर लेते हैं। तो ये जो राम मंदिर का ये जो अत्यंत लज्जाजनक का जो भी प्रकरण हुआ है, लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयत्न हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इसको अगले चुनाव से जोड़ के देखें। आपको क्या लगता है, इससे कुछ चुनाव का कोई लेना देना है? देखिए, एक बात ये कि पहले यूजीसी वाले प्रकरण में योगी आदित्यनाथ को लपेटने का प्रयास किया गया, नहीं लिपटे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अभी जो इस समय नारे लग रहे हैं, मैं देखा दिल्ली में नारे लग रहे हैं कॉकरोचेस की मीटिंग में। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये नारे जब कॉकरोचेस की मीटिंग हुई लखनऊ में, तब तो हिम्मत पड़ी नहीं किसी की लगा दे, दिल्ली से लगा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो वैसे ही पिटाई हो गई थी बेचारे की, भाग गया था, उसके बाद हाँ, आई। तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो दिल्ली से लगा रहे। पॉइंट इज कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सारा फोकस है, लोग इस बात को समझते नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना पूरी दुनिया का मतलब डीप स्टेट सब चाहते हैं किसी तरह योगी की सरकार हटा। दो कारणों से। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में से 5 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, वकीलों की संख्या से, जजेस की संख्या से और नंबर ऑफ लिटिगेंट्स की संख्या से। तो उत्तर प्रदेश, फिर मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। 2024 में केवल यूपी में सीट कम हो गई और भाजपा बहुमत से चूक गई। तो उत्तर प्रदेश में योगी को हटाना सबकी प्राथमिकता है, सबके सब परेशान है, किसी तरह योगी को हटा दिया जाए। जब वो मामला नहीं बैठा तो अब राम मंदिर से जोड़ा जा रहा। अब एक बात यह है, ये स्वीकार करने में किसी को जरा संकोच नहीं होना चाहिए कि मुंह पे कालिख मलने जैसा मामला है ये। मतलब 500 साल के संघर्ष के बाद, इतने लोगों के बलिदान के बाद, अयोध्या की सड़कें लाशों से पट गई, सरयू नदी का पानी लाल हो गया, उसके बाद अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है तो ये मुंह पे कालिख मल गई, आप इसको मानिए।
लेकिन दो पर्पज हैं जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। पहला तो ये कि उसे किसी तरह योगी से जोड़ दिया जाए और 2027 के चुनाव को प्रभावित किया जाए। भाई जो 600 एकड़ की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव यही कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी बात कि हिंदुओं ने पहली बार कहा है कि हमारे मंदिरों को आजाद करो, स्वतंत्र करो, तो तुम्हारे मुंह पे मारा जा सके कि तुम वो एक मंदिर दिया था तुम चला नहीं पाए, तुम किस मुंह से बाकी मंदिर मांग रहे हो। हालांकि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रयागराज से लेकर तमिलनाडु तक कम से कम 50 बिशप जेल जा चुके हैं चर्च की जमीन बेचने के लिए। 50 बिशप जेल जा चुके हैं चर्च की जमीन बेचने के लिए। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पे कैसे कैसे वित्तीय घोटाले के आरोप हैं। कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा प्रबंधन नहीं जिस पे आरोप ना हो, लेकिन फिर भी सब राम मंदिर को एक इशू बनाया जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, द फैक्ट रिमेन्स कि सब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए। भाई देखिए, चंपत राय जी के डिफेंस में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि चंपत राय जी जो हैं वो बड़े त्यागी हैं और उन्होंने सब कुछ भाई छोड़ मैं दिया, चंपत उनका राय से मिला, परिवार मुझको नहीं ठीक है। लगा आदमी, लेकिन अब एक बात है ना सर, आप ही लेकिन ऑल इन ऑल मनमोहन थे। सिंह भी बहुत ईमानदार थे, उनके चारों तरफ भ्रष्ट हाँ थे। हाँ, नहीं नहीं, मनमोहन सिंह तो खुद भी ईमानदार नहीं थे, आई डिसएग्री। लेकिन चंपत राय हम कह रहे मानिए, अगर लेकिन मनमोहन सिंह से, आप मनमोहन सिंह का अगर उदाहरण दे रहे तो मनमोहन सिंह से सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, तू इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला कैसे लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो सवाल ये कि यू मे बी वेरी ऑनेस्ट, यू मे नॉट बी ऑनेस्ट, वो तो समय के साथ प्रूव होगा, पर आपके रहते आपकी आंख के नीचे ये कांड हुआ। और चंपत राय आज भी शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के समय भाषण दे रहे थे। कैसे दे रहे थे भाई, लज्जा नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। आपकी नाक के भी नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। जितने ट्रस्टी हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम शुड रिजाइन, सबको रिजाइन करना चाहिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। आप राजनीतिक दल थोड़ी चला रहे हैं कि अब आरोप तो, भाई राजनीति में लोग कहते हैं अरे राजनीति में आरोप तो लगते रहते, राजनीति नहीं है ये 500 साल के संघर्ष के बाद पाया वो मंदिर है। भगवान राम ने एक झूठा आरोप लगने के बाद माता सीता को त्याग दिया था, बताइए आप। कि राजा के ऊपर आरोप लग जाए, यही राजा के लिए बड़ी कलंक की बात है। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, 500 साल संघर्ष हुआ है, मर्यादा सैकड़ों जाने गई है। हैं। मैं बहुत बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और एकदम जैसे कहना चाहिए कि एकदम रोज जो लोग कहते रहते हैं अरे साहब हिंदुओं के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, एक बार हिंदू अपने दामन में झांक के देखे कि अगर आपके अंदर राम मंदिर के अंदर चोरी की, आपके अंदर हिम्मत पड़ गई। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको प्रश्रय दिया, और प्रश्रय दो तरह से दिया जाता है, कमीशन और ओमिशन। या तो आपने मदद किया, या आपने नजरअंदाज किया, या आप लापरवाह थे, या आप निकम्मे थे। हर तरह से आप दोषी। अब ये बताइए कि उनके ऊपर पर्सनली वो कागभूषुंडी और जैन महासंघ की तरफ से 200 चांदी की ईंटों का आरोप उनके पर्सनली उनके ऊपर लगा है कि साहब की उनको एकदम बेकार बात है। मैं अभी से बैठ के दावा कर सकता हूं, और मैं आपकी चैनल पे कह रहा हूं कि अगर कागभूषुंडी वहां गए हैं तो कागभूषुंडी वहां मिलेंगे। देखिए चोरी कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। रुपया पैसा चोरी होना अलग बात है, कागभूषुंडी बेचने कहाँ जाएंगे आप समझिए ना। जैसे उनके यहाँ कोई टुन्नू यादव हैं, वही रामशंकर यादव, हाँ टुन्नी यादव, टुन्नी यादव। तो वो टुन्नी यादव जो है, और उन्हीं के कारण तो मुलायम सिंह, वो क्या बोलते हैं हमारे अखिलेश जी, थोड़े से शांत हो गए। तो शांत नहीं हुए, बताते शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी बंद करो। टुन्नी यादव को नाम आने पे अखिलेश शांत नहीं हुए, और अग्रेसिव हो गए, बोले तत्काल इंक्वायरी बंद करो। जो इंक्वायरी मैंने ही करवाने को कहा था उस इंक्वायरी को बंद करो, ये सनातन का अपमान है। तो भाई टुन्नी यादव कहाँ है? देखिए अभी अभी जो जहां है वहीं है, क्योंकि जो एसआईटी बनी थी वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए बनी थी, एक शुरुआती इंक्वायरी के लिए बनी थी। उसके पास कोई मैंडेट नहीं था, क्योंकि एफआईआर नहीं लॉन्च हुई थी। और बिफोर एफआईआर, एक जिसे कहना चाहिए एक प्रिलिमिनरी जांच के लिए इंक्वायरी बनी थी। उसके पास कोई ना मैंडेट था ना कोई अधिकार था। अब जब एफआईआर भी होगी और सब जेल भी जाएंगे, उसमें क्या बात है।
आप गायब हो गए। सॉरी। सॉरी। तो एफआईआर भी होगी और सब जेल भी जाएंगे। जी। आज बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। आपको क्या विचार है उसके बारे में? मैंने देखा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, चूंकि मैं प्रयागराज बैठा, मुझे पता चला कि पूजा पाल को उसमें कोई जगह मिली। अभी समवन वाज टेलिंग मी, मुझे कोई एक रिपोर्टर बता रहा था। मैंने कहानी देखी नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं आपके पास है कौन, क्या है, कैसे? हमारी पूजा पाल चूंकि हमारे प्रयागराज से आती हैं और उनको कोई जगह मिली है, तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। ये हाँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रोहित मिश्रा बने भारतीय भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष। और अच्छा, और प्रदेश उपाध्यक्ष हाँ, डॉक्टर कृतिका मैं अग्रवाल। पूरा पढ़ दूं क्या आपको? अरे मैंने सुरेश, देख लिया सब। नाम जो है सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, ये सब हमारे उपाध्यक्ष है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, श्रीमती प्रियंका रावत, श्री दुर्विजय शाक्य, श्री रमेश सिंह, श्री नीरज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, इनको लेके बड़ा हल्ला कर रहे लोग। श्रीमती अर्चना मिश्रा, श्रीमती पूजा पाल, श्री शंकर गिरी, श्री कामेश्वर सिंह, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, श्री सुरेश मौर्य, श्री राजेश यादव, श्री कृष्ण बिहारी राय। कृष्ण बिहारी राय कौन है? ये नाम सुना हुआ सा लग रहा। श्री आलोक गुप्ता, ये तो है उपाध्यक्ष 19। फिर श्री राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाह के, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, ये सब आपके महामंत्री। कोई आपके 9 एक महामंत्री हैं, 8 महामंत्री हैं। और उसके बाद फिर मंत्री बहुत सारे हैं। फिर कार्यालय मंत्री हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं दिनेश प्रताप सिंह। प्रदेश मीडिया संयोजक हैं मनीष दीक्षित। और हिमांशु राज पंडित जो हैं वो प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये पहले थी क्या पोस्ट क्षेत्रीय अध्यक्ष की? 19 उपाध्यक्ष बनाए हैं, इसमें बहुत ढेर सारे लोग हैं। उसी में राजनाथ के लड़के नीरज भी हैं, पूजा भी हैं, कृतिका भी हैं। और देखिए एक बात है, जब से पंकज चौधरी आए हैं, तो आज भी अगर आप ज्यादातर लोगों से कहें कि पंकज चौधरी, कहें कौन पंकज चौधरी, मतलब उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं। वो बहुत ही इनफेक्ट, मतलब उनका कोई कार्यकाल में कहीं कोई एक डायनेमिक वो नजर नहीं आ रहा है। वो थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। जब उन्होंने कहा था कि हमें बनाया जा रहा था उनको अध्यक्ष, तब भी उन्होंने कहा था मैं नाइट स्टे कहीं नहीं करूंगा। तो वो अपनी सीट तो 5-6 बार जीत चुके हैं, लेकिन उनका कहीं प्रदेश में कहीं कोई जगह है नहीं। तो बाकी मैं देख रहा हूँ कि जो नई कार्यकारिणी बनी है, तो उसको वही एक सोशल इंजीनियरिंग है। ठाकुरों की संख्या 7 से घटा के 6 कर दी गई है। ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटा के 7 कर दी गई है। उसके अलावा 4 भूमियार, 3 वैश्य, 1 श्रीवास्तव और 7 अनुसूचित जात और 1 शेड्यूल ट्राइब, और इस तरह करके उन्होंने, और ओबीसी की संख्या 26 से बढ़ा के सीधे 25 कर दी गई। अच्छा, ओबीसी में जबरदस्त जंप आया है। 26 से कितनी कर दी गई है? 16 से 25। 16 से 25 कर दी। 4 स्क्वायर से बढ़ के 5 स्क्वायर कर दी। भाई मैं तो ये देख रहा था, लोग कह रहे थे कि साहब कि इसमें तो छाप ही नहीं है अध्यक्ष महोदय की। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि सिर्फ एक कायस्थ को जगह, एक कायस्थ है और 54 लोगों में 13 महिलाएं हैं। और मैं तमाम लोगों के नाम पे कमेंट नहीं करना चाहता, पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग बने उसमें इक्के दुक्के नाम छोड़ दिए जाएं, तो किसी की 10 वोट की हैसियत नहीं। तो फिर पर क्या जब काम करेंगे पंकज जी? क्या काम करेंगे फिर? इसका मतलब सारा का सारा जो है जिम्मा वो संगठन तो अरे कुछ पंकज करेगा जी ही को नहीं। प्रदेश में कोई नहीं जानता, मैं आपसे कह रहा हूं भाई। जब प्रदेश अध्यक्ष को ही कोई नहीं जानता, तो बड़ा गड़बड़ है साहब, ऐसे तो कैसे होगा? चलिए जरा थोड़ा ममता जी की बात कर लें। ममता जी के बारे में आपका क्या कहना है? ममता जी अब कहाँ है?
ममता जी के जब से राजपाट गए, ममता जी बड़ा खराब सरकार चला रही थी, ये सब बात हम लोग दसियों साल से कर रहे थे। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद तो जो जो घोटाले और जिस जिस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं, वो देखने में इतना डरावना है, सो स्केरी, कि सोच कर लगता है कि साहब ये हो क्या रहा था ममता बनर्जी के राज में, हो क्या रहा था। मतलब ये तो एक लिमिट्स क्रॉस हो गई थी भाई वहां तो। और मैं देखिए यहाँ देख रहा था, वो एक जगह है ना कालियाचक, मालदा में, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। तो चूंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है, 7,000 की जनसंख्या है, 100% मुस्लिम गांव है, और ये पूरा का पूरा नकली करेंसी पे चलता था, वही नकली करेंसी जो आपने धुरंधर में देखी। तो जो बांग्लादेश से जितनी नकली करेंसी आती थी उसका ये एग्जिट पॉइंट था। तो इतना एग्जिट पॉइंट था कि इसको जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आईबी हैं और तमाम एजेंसीज हैं, इसको कहते थे कि नकली नोटों की टकसाल कहा जाता था इसको। तो उसमें ये जो कहते हैं टीएमसी के सबसे बड़े वहां पे 30 मारखा थे, जिनके नाम से वहां लोग कांपते थे, बाकुल शेख। तो उसी इलाके में बाकुल शेख की कमर में रस्सी बांध के उनका जुलूस बारात निकाली गई है। तो जब जब बताते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो कालियाचक भिखमंगा हो गया था, लोग भीख मांगने पे आ गए थे। कारण ये कि नोटबंदी में इनके एक एक घर में जो 1-1 करोड़ नोट बचे थे, सब बेकार हो गए, सब फर्जी हो गए। तो उसको जला जला के लोगों ने तापा और तब भीख मांग। लेकिन नोटबंदी के बाद तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी ने वहां के लोगों को इतना सहयोग किया कि फिर सब करोड़पति हो गए, फिर सब करोड़पति हो गए। और उसको एक तरह से एक नोडल पॉइंट था वहां से बांग्लादेश से फर्जी नोट आने का। तो अब वहां पे जबरदस्त कार्रवाई हुई है, शानदार कार्रवाई हुई है। लेट अस होप कि थिंग्स टर्न आउट वेल। रही बात ममता बनर्जी की, तो मैं यही कह सकता हूँ कि साहब जो इन्होंने किया है वो भोग रही और कम भोग रही। जब मैंने देखा कि उस्मान हादी वाले मामले में इन्होंने सीधे सीधे, जब आपने उस्मान हादी वाले मामले में सीधे अमित शाह पे आरोप लगाया, तो एक बात ममता बनर्जी ने ये नहीं सोची कि बांग्लादेश की औकात नहीं कि अमित शाह का कुछ बिगाड़ ले। जो कुछ होगा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ होगा, समझिए ना। आप तो अमित शाह क्या कर लोगे भाई, तुम तो वहां दीपू दास जैसे लोगों को मारोगे, दीपू दास जैसे लोगों को मारोगे। दीपू दास का हत्यारा भी मारा गया आज। वो मारा नहीं गया, उसको तो बिजली के तार से लटका दिया, उसको तो बिजली के तार से लटका दिया, उसको तो मार के रात में। तो अच्छा नहीं, ये चौथा या पांचवा मर्डर है। जो शुरुआत हुआ था उस्मान हादी से, उसके बाद 2 और छात्र नेता मारे गए थे, ये मारा गया। तो कुल मिलाकर अननोन गनमैन वहां भी ठा करते घूम रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का घटियापन देखें कि उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि जो वो बयान दे रही हैं वो वो बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं की जान खतरे में डाल रही हैं, उनकी महिलाओं की इज्जत खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने अपनी राजनीति के लिए लाखों लोगों की जान दांव पे लगा दी। ये मेरी नजर में राजनीति में किए गए निकृष्टतम कार्यों में से एक है। निकृष्टतम तो और भी कार्य किए हैं साहब। नहीं, बात समझिए, भारत में नहीं, आपने बांग्लादेश, जहां तक हमारी पकड़ नहीं है, एक दूसरे देश में वहां के हिंदुओं को आपने उनकी जान खतरे में डाल दी, लाखों लोगों की, अपनी घटिया जुबान। देखिए बांग्लादेश में तो डाली उन्होंने, जो ये भारत में कर रही थी खासतौर से बॉर्डर एरियाज में। अरे भारत में तो क्या फिर भी ठीक हो गया ना, बांग्लादेश कैसे ठीक होगा। घटियापन की मिसाल देखिए ना, भारत तो हमने बंगाल जीत लिया, ठीक किया, तुमने कर लिया जितनी अति करनी थी। लेकिन तुमने भारत, मतलब भारत के बॉर्डर के उधर के हिंदुओं को तुमने खतरे में डाल दिया। अब आप ये बताएं कि फरहाद हकीम और महुआ मोइत्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? फिरहाद महुआ हकीम को मोइत्रा तो का मैं आपने पहले, लेटेस्ट स्टेटमेंट सुन लिया आपने महुआ मोइत्रा का? हाँ वो भाजपा को तेल लगा रही है, भाजपा को नहीं लगा रही है, वो नहीं कह नहीं मैं रही है देख, कि साहब शुभेंदु अधिकारी तो मेरे बहुत अच्छे संबंध है। और शुभेंदु वो को नहीं, वो यही भाजपा को भी लगा रही हूँ, भाजपा का भी बता रही है कि साहब कितनी जबरदस्त पार्टी है। तो और बताया तो ये जा रहा है कि जब ये ब्रेकअवे फैक्शन है, जब ये टूटा था तो महुआ इसमें शामिल थी, लेकिन बीजेपी ने कह दिया इनको लेंगे नहीं। हालांकि और मानता तो ये भी हूं कि अगर इनको बहुमत बीजेपी का 2/3 बन रहा होता तो लिया तो नहीं जाना चाहिए था फिरहाद हकीम को भी, लेकिन लिया ऐसा। जबकि मेरा तो मानना है कि फिरहाद हकीम को तो बंगाल का आजम खान बनाना बीजेपी का चाहिए। क्या लेना देना, बीजेपी का क्या लेना देना, वो तो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जाने।
फिरहाद हकीम को बंगाल का आजम खान बनाना चाहिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो भाई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी वाले जो हैं वो तो विरोध में बोल ही रहे हैं ना, दे आर नाउ स्टार्टेड परफॉर्मिंग, दे हैव नाउ हाँ, स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऐसे द रोल ऑफ एन उनके एबल ऑपोजिशन। जो जब विरोध वाला बयान उनका पढ़िए हंसी छूट जाती है, पर जिस तरह का वो विरोध कर रहे हैं उसको देखकर हंसी छूट जाती है। नहीं, विरोध तो अरे कर रहे हैं, उनके हम्म, हॉकर्स के फेवर में भी खड़े हुए हैं वो लोग, और बांग्लादेशियों को छोड़ के बाकी तो सब वो कर ही रहे हैं ना। कल वो जो हादसा हुआ है उसपे भी बोले हैं कुछ, तो ठीक है, ऑपोजिशन का रोल तो उनको निभाना चाहिए। तो फिरहाद हकीम के साथ क्या होगा वो शुभेंदु नहीं करेंगे, वो महुआ पब्लिक करेगी। मोइत्रा के बारे में हम एक बात बताना भूल गए कि 4 मई को नतीजा आया था। हम्म, आज 24 जून है, शायद कि 25, आज 25 25। है, तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया, महुआ मोइत्रा बंगाल नहीं लौटी। वो उन्होंने डिम और बंगाल की धरती जूतों का मतलब है वो डीजे डीजे डीजे, वो डीजे उन्होंने बजेगा ना, बंगाल की धरती पे कदम नहीं रखा महुआ मोइत्रा ने। क्योंकि श्रमिक भट्टाचार्य जो है वो पब्लिक को रोक नहीं सकते। बंगाल की पब्लिक जो है वो जागृत हो चुकी है, उनकी उसकी बंगाल की कुंडलिनी जागृत हो गई है। आप जानते हैं कि कुंडलिनी के सबसे ज्यादा अभ्यास जो है वो बंगाल में ही हुआ करता था, हुआ करता है, और सर में अभी जो है कुंडलिनी का अभ्यास अब वो प्रत्यक्ष रूप में बंगाल वासी कर रहे हैं। तो उनकी जो कुंडलिनी जागृत हुई है, तो वो जब महुआ को उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा, तो श्रमिक भट्टाचार्य नहीं बचा पाएंगे। ऐसा है कि बंगाल की पब्लिक जागृत हुई है, कुंडलनी जागृत हुई है बंगाल पुलिस की। वो उसने उसने इतना अपमान उसने बर्दाश्त किया है। और ये बात मैंने आपके चैनल पे भी कही थी, मेरी बंगाल के पुलिस वालों से बात हुई थी, और मेरी एक बंगाल के मुस्लिम पुलिस वाले से बात हुई जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड था। उसने कहा कि साहब बहुत हो गया, हम थक गए हैं कि इनके कैडर आके हमारे थानेदारों को थाने में लपड़ मार देता है, हमारे घरों में फोन करके महिलाओं को धमकाता है, इनफ इज इनफ। तो पुलिस वाले वहां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। आप मुझे बताइए, और कहीं आपने देखा इस तरह कमर में रस्सी बांध के घुमाते हुए जैसे इन लोग घुमा रहे हैं? आज ना, बाकुल शेख को भी कमर में रस्सी बांध के घुमा रहे थे, ये तो योगी की पुलिस भी नहीं करती। कोई नहीं करता। मैंने कहा ना, कुंडलनी जागृत हुई है बंगाल पुलिस की। भाई, हथकड़ी पे बैन है ना, रस्सी पे तो बैन है नहीं और जगह भी नहीं बताई गई, है? जगह भी नहीं बताई गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन साहब, भगवंत मान जी के बारे में क्या कहेंगे आप? भगवंत मान, मतलब कहते हैं एक तो कंपाउंडिंग द ब्लंडर जिसको कहना चाहिए। पहले तुमने दारू पी के नाटक किया, गुरुओं के फोटो के साथ बदतमीजी की, बेअदबी की, उसके बाद तुमने झूठ बोला, उसके बाद जब एफएसएल ओवर तुम्हारे खिलाफ आ गई तो तुम हरियाणा में एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करा रहे थे, जब वो आदमी भी पकड़ गए। मतलब इट्स जस्ट कंपाउंडिंग इज मिस्टेक्स। तो मैं तो समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की एक लंबी तमन्ना पूरी हो रही है। वो जमाने से पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भगवंत मान को हटाने का उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो अब अकाल तख्त ही हटा देगा अरविंद केजरीवाल। मारे खुशी के कल राम मंदिर पहुंच रहे हैं कि मेरी मन्नत पूरी हुई। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर पहुंचेंगे तो काफी देखने वाला सीन होगा। मतलब अपनी सारी पुरानी जो बातें हैं वो कैसे उसको, खैर उनको ये मैटर भी नहीं करता पहले नहीं क्या नहीं, वो कहा पहले था। भी वहां है, वो पहले भी वहां है, पहले भी वहां है। मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर नहीं जाना, हुआ है। बाद में पता चला कि उनकी नानी बहुत पहले मर चुकी थी। मतलब उनकी नानी राम मंदिर बनने के पहले ही मर चुकी थी, लेकिन वो कहते मेरी नानी कहती थी। वो तो अपने परिवार को लेके पहले हुआ है। अच्छा, हम्म। फिर तो राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो थे, आपने देखा उनको कि वो कोटा पहुंचे, 21 तारीख को नीट का पेपर था और 19 तारीख को वो कोटा में सभा कर रहे थे, तो उसमें जो नीट के जो अभ्यर्थी थे वो कितने शामिल थे? बहुत अजीब सी हालत थी। अब मैं देख रहा हूं कि
एक लड़की आगे कह रही कि नीट एग्जाम कैंसिल हो जाए, उसको नीट माने में फुल फॉर्म तक नहीं मालूम। दूसरी कह रही कि मैं सीयूईटी दे रही हूँ, उसको सीयूईटी नहीं मालूम। तीसरी कह रही मैं सीबीएसई बोल रही हूँ, उसको सीबीएसई बोर्ड नहीं मालूम। एक लड़का है जो 24 साल की उम्र में बीए फर्स्ट ईयर में, वो कह रहा है मुझे डॉक्टर बनना है वरना ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो मतलब वहां तो जिस तरह के लोग खड़े हैं तो मतलब वो जिस तरह का वहां ड्रामा हो रहा है। और ये अभिषेक दीप के जो है, ये तो बड़ा ही जिसे कैसा हमारी तरफ एकदम भीगा पटाखा साबित हुआ। किसी किसी लायक ही नहीं है साहब, क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, और 2.5 करोड़ मेंबरशिप, 3 करोड़ मेंबरशिप, मौके पे शायद 10 आदमी नहीं इकट्ठा होता। एकदम ड्रामा करके रख दिया इन लोगों ने, इतना तमाशा। अच्छा देखिए, बड़ा बड़ा डिसअपॉइंटिंग ना, मतलब अगर आरफा मैडम जैसी लोग भी उनके मुंह से निकल जाए कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो फिर आप सोचिए ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गजब हुआ। ये कैसे हो गया? नॉट ओनली दैट, आप ये देखें कि साहब ये शुरुआत हुई थी रामचंद्र गुहा से। रामचंद्र गुहा के बाद ये वायरस जो है ये फैलता जा रहा है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये फैलते फैलते जो है हमारे बढ़ई अंकल तक नहीं पहुंच जाए। क्या नाम है उनका? सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई। आखिरकार रामचंद्र ये गुहा सब के उनके चेले हैं। ये कैसे हो रहा है? रामचंद्र गुहा उनके चेहरे नहीं हैं, लेकिन चले ठीक है। और रही बात ये कॉकरोच जनता पार्टी की, तो इसके ऊपर तो अरविंद केजरीवाल की छाप इतनी साफ नजर आती है, इतनी साफ नजर आती है कि क्या ही कहा जाए। ये तो वो सौरभ दास तो कह रहा है ना कि भाई हिंदू आतंकवादी होता है। आप मानते नहीं हिंदू आतंकवादी होता है? वो कह रहा है, और मोदी सरकार अपनी तरीके से बात करती है। तुम लोग टुटपुंजिये लोग क्या कहते हो हम नहीं जानते, लेकिन जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द का विरोध किया था, मोदी सरकार ने उसको पद्मश्री दिया। तो आप देखिए ना कि उनका अपना काम करने का तरीका हाँ है। भाई, अब शिबू सोरेन को भी तो पद्म भूषण दे दिया। मुलायम सिंह के बाद शिबू सोरेन, जितने भी परम भ्रष्टाचारी हैं उन सबको पद्म अलंकरण से मुझको नवाजा जा लगता रहा है है। कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी ऐसे आदमी को ये पद्म भूषण मिला है जिसको हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषी ठहराया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको रिश्वत लेने के आरोप में भी दोषी ठहरा दिया था। बस यही कहा था कि साहब के प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड है। दोषी तो है लेकिन प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ और भी बताता है। शिबू सोरेन का नाम उस लिस्ट में आना बताता है कि शायद अब आप झारखंड की सरकार से कांग्रेस की बड़ी बेइज्जत विदाई देखेंगे। कैसे? नहीं, बिल्कुल हेमंत की बन नहीं रही राहुल गांधी से। अभी राज्यसभा में जो हुआ आपने देख ही लिया पूरा ड्रामा। तेजस्वी की नहीं बन रही है, तो वहां तो बहुत दिनों से बात हो रही है कि साहब कांग्रेस को निकाल के बाहर करो यहाँ से। देखिए अब तो ऐसा है वामपंथी कि भी क्या। सब जलते हैं राहुल गांधी से ना। खुद की सीटें वीटें गए हार। ममता बनर्जी के जाने के बाद अब कोई चुनौती है नहीं। अखिलेश यादव जी जो हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस पर निर्भर हैं। कांग्रेस यदि उनको वोट नहीं दिलवाएगी मुसलमानों का तो अखिलेश जी क्या करेंगे? शहाबुद्दीन रिजवी ने वैसे ही कह दिया है कि साहब आप मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करो। अब शहाबुद्दीन रिजवी की बात नहीं मानेंगे अखिलेश यादव तो क्या होगा? बरेलवी सारे शहाबुद्दीन जो है। रिज शहाबुद्दीन रिजवी की बात कोई नहीं मानता, उसकी चक्कर मत पड़िए। लेकिन शहाबुद्दीन ने ये बता दिया कि आने वाले चुनाव में नैरेटिव क्या होगा। आप देखिए, ओवैसी ने जो जो किया बिहार में वही किया। बिहार में सबसे पहले उसने तेजस्वी से कहा हमसे गठबंधन कर लो यार, हम तो तैयार है। उसे मालूम था गठबंधन नहीं होगा। हम्म, यहां भी उसने कह दिया हमसे गठबंधन कर लो। वहां भी उसने कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, यहां भी कह दिया अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। और जो फाइनल डिमांड उसने वहां रखी, वो डिमांड वो अभी यहां रखेगा कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम का नाम घोषित कर दो। अब वो अखिलेश नहीं नहीं करेंगे नहीं, नहीं। मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं, यहाँ तो सीएम का घोषित होगा। वहां वो पे तो तो कम से कम, शहाबुद्दीन रिजवी कह रहा है ना। देखिए अरे देखिए वहां तो देखिए 14% है, यहाँ तो 7 ही% है। नहीं, ओवैसी जो है वो अभी देखिए यही कहेगा ना, हम डिप्टी सीएम के लिए तैयार हैं हुजूर, कर तो दीजिए। और वो अखिलेश वो भी नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं करेंगे। उसी कारण से नहीं करेंगे जिस कारण से तेजस्वी ने नहीं किया। कर भी सकते हैं। नेवर, नेवर।
दो चीजें कभी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम मुस्लिम कभी नहीं बनाएंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में ओवैसी से कांग्रेस या अखिलेश या बिहार में तेजस्वी, कोई भी पार्टी ओवैसी से समझौता नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतिहास रहा है कि उनके जितने नेता हुए हैं, नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके, राजीव से लेके, वीपी सिंह से लेके, गुजराल से लेके, ये क्या नाम है, सोनिया से लेके, और ये मनमोहन सिंह से लेके, या यहां तक मुलायम से लेके, लालू से लेके, केजरीवाल से लेके, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं हुआ। और ये सेकुलर पार्टी मुसलमानों को मुसलमान नेता का टेस्ट नहीं देना चाहती। जिस दिन मुसलमानों को अपना पहला मुसलमान नेता मिल गया, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। नेवर, नेवर। कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हैं, फिर हमारे चैनल पे लोग कहते हैं कि साहब आप बड़ा सीरियस बैठे रहते हैं, आप संजय सर के साथ हंसते हैं, पर हंसाने वाले आप ही हैं। तो आइए फिर इतिश्री करते हैं आज के कार्यक्रम की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सर।